साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी परीक्षा में आपको देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाएगी। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम डायरेक्ट एग्जाम पेपर के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाएंगे और आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से इनमें से प्रश्न और आगे आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके के प्रश्न आप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम अगले दिन वीडियो में देखने को मिलता है। आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो देखिए, जंक फूड को नियंत्रित करने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल कौन पेश करेगा? एसबीआई, एफएसएसएआई, एफबीआई या फिर जोमेटो? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि एफएसएसएआई जंक फूड को नियंत्रित करने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज को यहाँ पर लॉन्च करेगा। ठीक है। एफएसएसएआई की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? 47वां, 46वां, 42वां या फिर 51वां? आंसर देख लें, सही आंसर है बी, यानी कि 46वां स्थान भारत का रहा है इनोवेशन इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? मित्र शक्ति, समुद्र शक्ति, सूर्य किरण या फिर हैंड इन हैंड? आंसर देख लें, सही आंसर बी, यानी कि समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। तो ये कल के प्रश्न थे जिनका हमने आज रिवीजन कर लिया। आइए देखते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 24 सितंबर 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर बिहार? आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि लद्दाख में आयोजित किया गया हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण। अब देखिए, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, नई यूनियन टेरिटरी बनी है। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी। तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा, यानी कि आज शुरू हो रहा है और 28 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये दोनों लोग मिलकर के इसका जो है यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। तो जैसा कि आपको पता है, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, इसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक कार्यक्रम ये भी है, 5 दिवसीय फिल्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? लद्दाख और लेह में, दोनों जगह इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किन राज्यों के समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा या फिर ए और बी दोनों? आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। तमिलनाडु और पुदुचेरी के जो समुद्र तट हैं इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। यह प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने से क्या क्या फायदा होता है। आइए देखते हैं और यह क्यों दिया जाता है। तो भारत में 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। जो 2 अंतर्राष्ट्रीय जो तट हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय टैग है। देखिए, देश में अब ऐसे समुद्र तटों की संख्या कुल 10 हो गई, यानी कि कुल मिलाकर के 10 ऐसे समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जा चुका है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में कितने ऐसे समुद्र तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो 10 समुद्र तट हैं। जब पेपर को कठिन बनाया जाएगा तब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट प्राप्त भारत में कितने समुद्र तट हैं? तो कुल 10 समुद्र तट हैं, ठीक है, और 2 को अभी हाल ही में शामिल किया गया, जो तमिलनाडु और पुदुचेरी हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो इस साल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले 2 समुद्र तट तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी का ईडेन। तो तमिलनाडु का कोवलम, पुदुचेरी का ईडेन, ये 2 समुद्र तट हैं जिन्हें अभी हाल ही में यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। ब्लू फ्लैग बीच एक इको टूरिज्म मॉडल है जो पर्यटकों, समुद्र तट पर जाने वाले लोगों को स्वच्छ नहाने का पानी और वातावरण के आधार पर दिया जाता है। यानी कौन कौन से ऐसे समुद्र तट हैं जिनमें स्वच्छ वातावरण है और स्वच्छ नहाने का पानी उपलब्ध होता है? तो ऐसे भारत में 10 समुद्र तट हैं और अभी हाल ही में इन 2 समुद्र तटों को शामिल किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एंजेला मार्केल ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, वे किस देश की चांसलर थी? तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी चर्चा में रही थी। जब तक ये चांसलर रही थी तब तक काफ़ी चर्चा में रही थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, कनाडा या फिर न्यूयॉर्क? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने यहाँ पर इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इनके बारे में। तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जर्मनी की सरकार के प्रमुख के रूप में 16 साल की सेवा के बाद में 2021 के अंत में अपना पद त्याग करेंगी, ठीक है। तो 2021 के लास्ट में दिसंबर में ये अपना पद जो है त्याग कर देंगी। 16 साल तक लगातार ये जो है चांसलर रही हैं जर्मनी की, ठीक है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा पिछले 10 वर्षों से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन नामित किया गया। लगातार 10 वर्षों से विश्व की सबसे पावरफुल महिला के रूप में नामित की गई हैं कौन? जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंजेला डेरोसिया मार्केल एक जर्मन राजनीतिज्ञ हैं जो 2005 से जर्मनी की चांसलर के रूप में कार्यरत है, ठीक है। 2005 से लेकर के अभी तक जर्मनी की चांसलर के रूप में कार्यरत हैं और वे जर्मनी की पहली महिला चांसलर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन है? तो आपको एंजेला मार्केल बताना है, ठीक है। लगातार मोस्ट पावरफुल वुमेन कौन नामित की गई 10 वर्षों तक? तो आपको जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ही बताना है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारत के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? M.K. स्टालिन, राकेश अस्थाना, राकेश भदौरिया या फिर विवेक राम चौधरी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि विवेक राम चौधरी को यहाँ पर जो है भारत के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, ठीक है। अभी तक RKS भदौरिया जो है वो भारत के एयर चीफ मार्शल हैं, उनका स्थान लेंगे कौन? विवेक राम चौधरी, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। तो सितंबर 2021 में RKS भदौरिया यहाँ पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके स्थान पर विवेक राम चौधरी आ रहे हैं। चलिए विवेक राम चौधरी के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में तैनात अधिकारी को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है? तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। उन्होंने 9 स्क्वाड्रन की कमान संभाली है। इन्हें Su-30 MKI सहित विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुभव है। तो Su-30 MKI सहित विभिन्न प्रकार के विमानों को इन्होंने उड़ाया है। काफ़ी अनुभवी हैं विवेक राम चौधरी, जो भारत के अगले वायुसेना अध्यक्ष होंगे। तो इनका नाम आप अभी से ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? एलिसा पेरी, मिताली राज, एम सेटवेटर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि मिताली राज को अभी हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। 762 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं भारत की मिताली राज। आइए देखते हैं और कौन कौन है जो भारत की तरफ से इसमें शामिल है। तो मिताली राज 21 सितंबर 2021 को जारी बल्लेबाजों की नवीनतम ICC महिला ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। साउथ अफ्रीका की लीजे ली दूसरे स्थान पर हैं और भारत की ओपनर स्मृति मंथाना यहाँ पर 7वें स्थान पर हैं। तो 2 भारतीय हैं जो टॉप 10 में हैं। कौन कौन है? मिताली राज पहले स्थान पर और स्मृति मंथाना 7वें स्थान पर। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो गेंदबाजी में भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी एक स्थान के फायदे के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। तो गेंदबाजी में झूलन गोस्वामी यहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस देश की प्रधानमंत्री हैं? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर ताइवान? आंसर देखें। सही आंसर सी यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये कौन देता है और क्यों दिया गया है, आइए देख लेते हैं।
तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो किसने दिया है? SDSN ने दिया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उन्हें गरीबी को समाप्त करने, ठीक है, और ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो बांग्लादेश में इसमें बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, गरीबी को समाप्त किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने उनको जो है SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं स्टैटिक। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, 3 बीघा कॉरिडोर कौन कौन के बीच में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम देखते हैं स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किसने कहा था, दरों दीवारों पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? ये लाइन किसने कही थी? अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर वाजिद अली शाह? अब लोग इसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर आंसर में लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। तो ये लाइन किसकी है कि दरों दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? आइए आपको आंसर दिखाते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। इन्होंने लिखा था, दरों दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं, ठीक है। तो वाजिद अली शाह अवध के 11वें और अंतिम राजा थे। ये एक जाने माने शायर थे। तो अवध के ये नवाब थे, कौन? वाजिद अली शाह, जिन्होंने ये लाइन लिखी थी, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है MP के किसी एग्जाम में, चाहे पटवारी में या फिर व्यापम के किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, वहाँ से हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? फ्रांस, भारत, USA, चीन? आंसर देखें, सही आंसर बी, यानी कि भारत के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की जाएगी। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। इस संगठन में कुल 19 सदस्य और एक संघ सदस्य यूरोपियन यूनियन होता है। यही प्रश्न पूछा गया था, अभी हाल ही में SSC CGL का एग्जाम हुआ, उसमें यह पूछा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सदस्य की अगर बात की जाती है तो कुल मिलाकर के इसमें 20 सदस्य हैं, जिनमें से एक संघ है, और वो संघ कौन है? यूरोपियन यूनियन संघ है, और 19 जो है वो सदस्य देश है। अगर कुल मिलाकर बात की जाती है तो 20 लोग हैं। अगर केवल सदस्य की बात की जाती है कि कितने सदस्य हैं, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कितने सदस्य हैं, तो 19 सदस्य हैं, और कुल कितने हैं, तो कुल 20 सदस्य माने जाएंगे। तो कुल शब्द जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगा। SSC CGL का यहाँ पर जो आंसर किया है उसमें 20 आंसर सही माना, क्योंकि एक शब्द था कुल, ये कुल शब्द लग गया था, और कुल की वजह से बहुत से लोगों का आंसर गलत हो गया। लोग 19 सदस्य लगा करके आए थे, लेकिन कुल बोला गया है, तो कुल 19 सदस्य प्लस एक संघ सदस्य, कुल मिलाकर के 20 सदस्य हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में कितने रुपए के नोटों को छापना बंद कर दिया है? 500, 100, 2000, 50? IBPS बैंक का एग्जाम हुआ, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 2000 के नोटों को जो है छापना बंद कर दिया है RBI ने। चलिए देखते हैं। तो नोटों को छापने और उसके निर्गमन की जिम्मेदारी RBI के हाथ में होती है, ये आपको पता है, और ऐसे प्रश्न बैंकिंग के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में MPPSC और UPSI जैसे एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2020-21 में RBI ने 2000 के नोटों को बिल्कुल भी नहीं छापा है, ठीक है। तो 2000 के नोट छपना बंद हो गए। ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाएंगे, नोट चलते रहेंगे, लेकिन अब और नोट नहीं छापे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं RRB NTPC 2021 UPSC PET और SSC CGL में आए हुए प्रश्नों के बारे में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी सितंबर के माह में, सितंबर 2021 में एग्जाम हुआ है UPSC PET का, तो किस तरह के प्रश्न उसमें आए हैं वो आपके आगामी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं प्रश्नों का लेवल जानने में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2? आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। सर कौन कौन से 5 ऐसे राज्य हैं? तो उत्तराखंड से ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो एक तरफ से नेपाल के साथ में यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। सिक्किम के बाद भूटान यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो 5 राज्य याद रखिएगा, एक ना एक प्रश्न जरूर परीक्षा
परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय जो है वो भी काठमांडू में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथ ही साथ में बहुत सारे प्रश्नों को हम कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 29 में यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो 29 और 30 ऐसे दो अनुच्छेद हैं जिसमें अल्पसंख्यकों को यहाँ पर स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि वे अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, और अपना जो है सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के बारे में 29 और 30 में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत में भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यकों को बांटा गया है। ठीक है, और जातीय आधार पर भी अल्पसंख्यकों को बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, एम एस धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन? आंसर दिख रहा है, आंसर की मुंह दिखाई हो गई। चलिए कोई बात नहीं, विराट कोहली इसका बिल्कुल सही आंसर है। वीवो ने जो है मतलब स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी है जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया है, याद रखिएगा। विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान है, अभी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि वर्ल्ड कप T20 जो हो रहा है उसके बाद वे भारतीय टीम की T20 कप्तानी त्याग देंगे। ठीक है, तो T20 कप्तानी त्याग सकते हैं वर्ल्ड कप के बाद में, इसलिए विराट कोहली चर्चा में है, तो याद रखिएगा विराट कोहली के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई होती है? ये भी आपका यूपी पीटी के एग्जाम में पूछा गया है। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या फिर हवाई जहाज की गति? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी भी तय कर लेता है उतनी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो याद रखिएगा, समय को मापने की इकाई नहीं है, दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यहाँ पर वर्ष लग जाता है तो लोग समय सोच लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तरह से प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, जिससे एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके। चलिए कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश की राज की मछली का क्या नाम है? सही आंसर है महासीर, जिसका साइंटिफिक नाम है टोर टोर। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं किस किसने बताया है। तो सचिन पारासर ने महासीर बताया है, राहुल मालवीय ने यहाँ पर महासीर बताया है, इन्होंने इसका टोर टोर नाम भी बताया है, साइंटिफिक नाम भी बताया है। उसके बाद में अभिजीता त्रिपाठी ने यहाँ पर बिल्कुल सही बताया महासीर, रूबी गिरी ने महासीर बताया, एस के बुंदेला ने महासीर बताया है, ज्योति मांझी ने महासीर बताया है, सुनील कुशवाहा ने महासीर बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने महासीर बताया है, लवली तिवारी ने महासीर बताया है, और काफ़ी अच्छी जानकारी भी यहाँ पर लवली तिवारी ने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद धर्मेंद्र सूर्या ने भी बताया है कि महासीर को 2011 में घोषित किया गया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र सूर्या जी। और नर्मदा रिवर में ये पाई जाती है, ये भी बताया धर्मेंद्र सूर्या ने। उसके बाद धनराज दामोर ने भी यहाँ पर 2011 में राज की मछली, इसका राज की नाम जो है टोरो टोरा, इसका साइंटिफिक नेम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और कम से कम इतने लोग तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका नाम हमने लिया है। भाई आपका चैनल है, आप ही बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब आज आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, लेकिन कौन से क्रम के तीर्थंकर थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और आपके लिए एक हम नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें अभी हाल ही में, जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को परिवर्तित किया गया है, नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो अपडेटेड लिस्ट है, बिल्कुल न्यू, अभी आज तक की, वो यहाँ पर हमने बनाना चालू कर दिया है। आपको कल या परसों वो देखने को मिल जाएगी। एक एक राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य की क्या विशेषताएं हैं, और मैप में वो राज्य कहाँ पर दिखाई देता है, वो भी हम आपको बिल्कुल मतलब कि एक अच्छी वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आएंगे। हैंड रिटन हम आपको मैप भरना भी सिखाएंगे कि आपको मैप को किस तरह से भरना है, जिससे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वो राज्य आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है, काम उस पर चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो तभी आप देख पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।